विकास रोजगार का है अवसर, स्वरोजगार का हर युवा बनेगा हुनरमंद। आगे बढ़ रहा है झारखंड, सुनहरे भविष्य का निर्माण हो रहा है। ऐतिहासिक नए दौर का उदय हो रहा है। नई सोच है, नई हवाएं, होंगी पूरी आशाएं। ये है नई दिशाएं, नई दिशाएं, ये है नई दिशाएं, नई दिशाएं। जोहार। नई दिशाएं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। समाज में समस्याएं तो हर किसी को नज़र आती है, लेकिन उस समस्याओं के लिए, उनके निदान के लिए जो ज़रूरी कदम उठाने की ज़रूरत है, उस कदम को उठाने का हौसला कुछ ही रख पाते हैं। आज नई दिशाएं की इस कड़ी में हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो बीते कुछ वर्षों से हमारे देश में जो आदिवासी जनजाति है, उनकी कहानी, उनकी संस्कृति और उनकी जो समस्याएं हैं, उसे एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी जो आवाज़ है वो हर किसी तक पहुंच सके। हम अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहेंगे सोशल एक्टिविस्ट और उसके साथ ही आदिवासी लाइफ मैटर्स के को-फाउंडर आशीष बिरूली का। आशीष, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे स्वागत करने के लिए यहाँ पर। सबसे पहले तो ये जो आदिवासी लाइफ मैटर्स आपका जो वेंचर है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं और इसकी शुरुआत के पीछे जो मुख्य कारण था उस बारे में कुछ बताएं हमें। सबसे पहले तो सभी साथियों को, जो दर्शक देख रहे हैं, सभी को इकिर जीबोंते जोहार। ये आदिवासी लाइफ मैटर शुरुआत हुई थी 2016 से, और ये सोच के साथ कि जो आदिवासी हमारे देश में जो है उसकी संख्या बहुत है। जैसे 12 व्यक्ति पे अगर देखा जाएगा संख्या में, तो हर 12 व्यक्ति पे एक आदिवासी होता है। और अगर देखा जाएगा तो करीबन 10 करोड़ आदिवासी है हमारे पूरे भारत में। लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो कहीं हमें मीडिया में, प्रिंट मीडिया में या टेलीविज़न में हम लोग देखने को मिलती नहीं है, क्योंकि आदिवासियों को वो स्पेस दिया ही नहीं गया है। तो क्योंकि गैर आदिवासी अगर देखा जाएगा तुलना में कि वो उनके पास वो रिसोर्सेस नहीं है, टेलीविज़न हो या प्रिंट मीडिया हो, वहाँ पर वो स्पेस में आदिवासी है ही नहीं। तो ये भी कारण है कि उन्हें स्पेस नहीं मिलता है। तो ये हमें मंच बनाना पड़ेगा, अगर मंच है नहीं तो मंच बनाना पड़ेगा। तो इसलिए ये सोच के साथ हमने ये शुरू किया। और दूसरी बात ये है कि अगर आदिवासियों के बारे अगर बात किया भी जाता है तो गंभीर मुद्दों पे बात किया जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ के न्यूज़ हम लोग देखते हैं, झारखंड में देखते हैं कि आदिवासी जहां विस्थापित हो रहे हैं, कोई प्रपोजल आ रहा है, कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहा है, उसके कारण डैम बन रहा है, या कोई आदिवासी गांव जल रहा है, लोग मर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें को स्पेस मिलता है, जगह मिलता है न्यूज़ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग टीआरपी शब्द यूज़ करते हैं, तो वो भी एक मुख्य कारण है। लेकिन आदिवासियों की जो जीवन है, जीवन शैली को दिखाया नहीं जाता है, उसकी जो रिच कल्चर है उसे ये नहीं दिखाया जाता है। आदिवासियों की जो फेस्टिवल है, जैसे कि आदिवासियों की जो फेस्टिवल्स है वो बहुत इको फ्रेंडली होती है। जो त्यौहार है, ऐसे आदिवासियों के बहुत सारे त्यौहार है जो पर्यावरण को दूषित नहीं करती है, प्रदूषण नहीं फैलाती है। तो ये चीज़ें न्यूज़ पे देखने को नहीं मिलता है। वो क्या खान पान करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग फोकस पे रखें कि ये सारी चीज़ें कुछ जगह मिलना चाहिए। तो हमने ये शुरू किया, और इसमें हम लोग जितने भी आदिवासी हैं वो ही अपने आर्टिकल्स लिखते हैं और ये मंच में हम लोग पब्लिश करते हैं। क्योंकि और देखा जाएगा तो आदिवासियों की जो कहानियाँ हैं वो हमेशा गैर आदिवासी ही बोलते आया है। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि वो जगह नहीं है, वो प्लेटफॉर्म उनके पास नहीं है, तो हमेशा से तो हमने ये सोचा कि बहुत बार मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है कि आदिवासियों की जो कुछ चीज़ें जो है वो आदिवासी एंगल पे नहीं रहता है। अच्छा जी। तो कहीं ना कहीं मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि तो यही है कि मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो, आदिवासियों की कहानी जो है वो आदिवासी से बेहतर कोई नहीं बोल सकता है। तो हमने सोचा कि हम युवाओं को ट्रेनिंग देंगे। एक कार्यशाला होता है 7 दिन का,
उसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं आदिवासियों को, और उसके बाद वो खुद जब प्रो हो जाते हैं तो फिर आर्टिकल्स, वीडियोस, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो आपके पास मोबाइल है आज के वक्त पे, मोबाइल के थ्रू वीडियो शूट करना, फोटोज़ क्लिक करना, और उसी पे डिजिटल राइटिंग, और फिर फाइनली जब वो तैयार हो जाता है तो फिर हम लोग पब्लिश करते हैं उसको। इसको जो शुरुआत करने का सफ़र रहा, क्योंकि कई बार जैसा हमने कहा कि प्लान सबके दिमाग में रहता है कि कुछ करना है, कुछ अलग करना है, समस्याएं दिख रही हैं, लेकिन कई बार वो बातें तक सीमित हो जाती हैं। हम वो एक जो पहला कदम है वो लेने में या तो हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है कि पता नहीं फेल हो जाएगा, तो फेलियर हम झेल पाएंगे कि नहीं। आपके लिए इसे शुरू करने किस तरीके से आपने खुद का मन बनाया, क्या कुछ आपके लिए प्रेरणा स्रोत रही जब आपने इसको शुरू करने का ये डिसाइड किया? तो अगर मुझे प्रेरणा अगर मिली है तो ये तो मेरे पिताजी से ही मुझे मिली है। मेरा बैकग्राउंड ही रहा है एक कार्यकर्ता परिवार, तो पिताजी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, तो उसके नक्शे कदम पे उनका बेटा है। तो लेकिन क्या है कि जादूगोड़ा में जहाँ रहता हूँ वहाँ कुछ समस्या ही है, वो आगे हम लोग बातचीत करेंगे उसके विषय पे। तो वहाँ पर क्या है कि जो भी समस्या है, मेरा एक्सपीरियंस जो मैं बचपन से जब पढ़ाई कर रहा था वो ऑब्जर्व कर रहा था चीज़ें, कि लोग आते थे वहाँ की समस्याओं के बारे में लिखते थे, और कभी कभी क्या होता है कि मैं गाइड करता था उनको, गाइड करता था, तो कभी कभी मैं अपना समय देता हूँ और एक पत्रकार काम करता है मेरे साथ, और फाइनली वो प्रकाशित नहीं होता है। तो जो मैं समय दे रहा हूँ और हर मूवमेंट जो एक होता है वो हमेशा से चाहता है कि हमारा जो मूवमेंट है लोगों के सामने आए, लोगों तक पहुँचे, ताकि हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सपोर्ट मिले। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारा आंदोलन के बारे लोगों को मालूम नहीं चल रहा है। साल में 1-2 बार पत्रकार आ रहे हैं और ये फेल हो जा रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस जैसे बोला जाता है कि जिस तरीके से इस पर चर्चा होने की ज़रूरत है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में हर जगह लोगों को जागरूकता की ज़रूरत है, वो मिल नहीं पा रही थी। और दूसरी बात ये है कि जब बाहर से कोई आते हैं तो कभी कभी आउटसाइडर उनको बोला जाता है। तो मुझे लगा कि कंटिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं लोकल हूँ और मुझे निर्भर नहीं होना है कि कोई आए और हमारे बारे लिखे। मैंने इतना वक्त गुजारा उन पत्रकारों के साथ कि मुझे वो जो बेसिक स्किल्स है वो मुझ पे आ गया था। तो मैंने शुरू किया, आर्टिकल्स लिखना शुरू किया, फोटोग्राफी करना शुरू किया। तो जितने भी समस्याएं हैं जादूगोड़ा पे जहाँ मैं रहता हूँ, तो वो फोटो डॉक्यूमेंटेशन, आर्टिकल्स, और ये फिर पब्लिश करना शुरू किया मैंने। तो ये हुआ कि 2016 में एक साथी आए थे अंकुश वेंगुर लेकर, वो आए थे और उन साइकिल यात्रा था छत्तीसगढ़, झारखंड और ये उड़ीसा। तो यहाँ पर वो साइकिल यात्रा में आदिवासी गांवों, आदिवासी कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे कि उनका काम और उनकी जीवन शैली कैसी है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। ये जब आए थे उस दरमियान 2016 में वो मुझसे मिले थे, और जब मैंने उनको ये बताया कि मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ, तो वो बहुत इंस्पायर हुए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आशीष, आप जैसे काम कर रहे हो ना, पूरे भारत में हम लोग ऐसे ही शुरू करते हैं कि निर्भर ना होना पड़े आदिवासियों को। फिर हमने आदिवासी लाइव्स मैटर वहाँ से शुरू किया, यही मकसद से कि आदिवासी निर्भर ना रहे, बिल्कुल वो खुद अपनी कहानी, खुद अपनी जुबानी बता पाए। जैसा कि आपने कहा कि आपने इसे एक स्टेट तक लिमिट नहीं रखा, आपने पूरे इंडिया में जितने स्टेट्स हैं वहाँ जहाँ जहाँ आदिवासी है सबको आप एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर। पूरा तो नहीं, अभी हम लोग 3 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, त्रिपुरा, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ पे। झारखंड का हूँ, लेकिन झारखंड में हम लोग नहीं काम कर रहे क्योंकि बाकी आदिवासी बेल्ट राज्य से अगर हम लोग तुलना करें झारखंड, तो झारखंड काफ़ी आगे है। हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग उस क्षेत्र को ही ज़्यादा फोकस पे रखे जहाँ पर कम, झारखंड के तुलना में कम कहानियाँ आ रही है वहाँ से। ये मतलब कितना बड़ा चैलेंज था, हर ये जो स्टेट्स आपने कहा, ये जो 3-4 स्टेट्स हैं वहाँ से लोगों को जोड़ना, क्या कुछ समस्याएं आई जब इस वेंचर पे आप निकले? तो समस्या तो ज़्यादा नहीं आई, क्योंकि इनिशिएट हम लोग किए कि सबसे पहले तो हमने कार्यकर्ताओं को ढूंढा। हमने ढूंढा कि कोई एक स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारा रहे और वही हमें संपर्क करे बाकी युवाओं से, आदिवासी समाज से। तो इस तरह से हमने काम करना शुरू किया।
अभी हम जिस जगह से आप हेल करते हैं जादूगोड़ा, थोड़ा उस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। जादूगोड़ा में यूरेनियम की माइनिंग होती है और कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हैं सालों से उनकी हेल्थ पर काफ़ी कुछ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है। इस पर भी आपने काफ़ी आवाज़ उठाई है। इस बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, तो ये है कि जादूगोड़ा यूरेनियम खनन हो रही है वहाँ पर, और यूरेनियम खनन के कारण वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हो रही है। समस्या इसलिए हो रही है कि यूरेनियम ओर को अगर आगे एनरिच करना होता है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है येलो केक पे, और उससे जो है बहुत सारी रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होती है। और हमारे गांव पे ही 3 टेलिंग पॉइंट बनाया गया है, वहीं पर जो रेडियो एक्टिव कचरा जो है वहाँ डंप किया जाता है। अच्छा। जिसके कारण बहुत सारी समस्या हो रही है, लोग विकलांग हो रहे हैं। तो ये सारी समस्या है। तो जैसे कि हमने कभी ये नहीं बोला कि माइनिंग बंद होनी चाहिए, लेकिन हमने ये आवाज़ उठाया कि सरकार को ध्यान देनी चाहिए। सवाल हमारे तरफ से केवल नहीं, सरकार की तरफ से भी सवाल होना चाहिए कि ये, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ कि मैं ही मेरे कहने से सारा चीज़ क्लेम कर रहा हूँ, तो वो तो एलिगेशन जैसे हो जाता है। लेकिन जो लोगों का वहाँ जो एक्सपीरियंस रहा है, पहले नहीं था समस्याएं, कंपनी खुलने के बाद समस्याएं हुई है। तो एक प्रॉपर रिसर्च हो, और हमारे संगठन की तरफ से हमने कभी ये नहीं कहा कि बंद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग विस्थापित हुए हैं, अभी रोजगार पे है, आश्रित है वहाँ पर, तो उनका रोजी रोटी चल रहा है। लेकिन डिमांड ये है, हमारा डिमांड ये है कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, बिल्कुल जो कानून बनाया गया है कि एक प्रॉपर कंपनी को किस तरह से फंक्शन करना चाहिए, वो वहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे वो ट्रकें चलती है, जबकि हमारा डिमांड है कि वो सेपरेट एक रोड बनना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे नहीं, जिसमें अपना जो मिल से और माइनिंग के बीच में जो डिस्टेंस है, हाँ कनेक्शन है, उसमें वो अपने यूरेनियम ओर को लेके जाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, अलग से होना चाहिए। दूसरी है कि सरकार के तरफ से एक कानून बनना चाहिए कि जो लोग जो प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए एक पॉलिसी बने, एक लॉ बने कि उनको कॉम्पनसेट किया जाए। क्योंकि अगर पूरे विश्व भर में देखें तो यूरेनियम माइनिंग अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, और वहाँ भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिका में एक कानून है रेका एक्ट 1990 का, रेडिएशन एक्सपोजर कॉम्पनसेशन एक्ट, जिसमें एक तो है कि सरकार ने स्वीकार किया कि यूरेनियम माइनिंग से लोग प्रभावित हो रहे हैं, और दूसरा है ये है कि लोग जो भी प्रभावित हो रहे हैं उनको मुआवजा दिया जाता है। हमारा बस यही डिमांड है कि जो लोग कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं। हाँ, तो इसमें क्या है कि बैलेंस रहेगा सारा चीज़। ये झारखंड में एक यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल हुआ था जहाँ पर फोटोग्राफर भी काफ़ी अच्छे हैं, और आपने जो फोटोग्राफी है जादूगोड़ा के जो आपके कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं उसको आपने एग्जिबिट किया था, जिससे कि फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में भी रिकग्निशन मिला था। आप देश के बाहर भी गए उसकी एग्जिबिशन के लिए, थोड़ा सा उस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। तो ये फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था रांची 2013 पे हुआ था, तो हमेशा से जब ऑर्गेनाइज हो रहा था फिल्म फेस्टिवल, तो एक जो इंडियन कोऑर्डिनेटर थे मिस्टर श्री प्रकाश जी, वो भी यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता है और फिल्म मेकर है, जिसने पहला डॉक्यूमेंट्री बनाया था बुद्धा वेब सिंह जादूगोड़ा। तो वो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया की तरफ से और ऑर्गेनाइज कर रहे थे यहाँ पर। तो उनके साथ मैं बचपन से ही कांटेक्ट पे रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आशीष, आपके पास तस्वीरें हैं जादूगोड़ा के, तो आप यहाँ पर एग्जीबिशन लगा सकते हो। तो उसने मुझे वो मौका दिया, और डायरेक्टर फिल्म फेस्टिवल के आए हुए थे, उन्होंने मुझे बोला कि आशीष, आपके फ़ोटोज़ बहुत पावरफुल है, जिससे और जागरूकता हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि आपका फ़ोटोज़ हम लोग ब्राज़ील में चाहते हैं कि वहाँ पर एग्जीबिशन हो। तो 2013 में मई के महीने में वहाँ ब्राज़ील में म्यूज़ियम ऑफ आर्ट पे प्रदर्शनी हुई थी। उसके बाद से एक
मतलब कि एक ऑनर भी मिला मुझे कि झारखंड का पहला ट्राइबल इंटरनेशनल फोटोग्राफर जिसकी तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्रकाशित हुई। और इसके साथ ही जैसा आपने कहा कि वो जो फोटोग्राफ्स थे उससे वहाँ के जो लोग हैं उन पर क्या कुछ अफेक्ट हो रहा है, वो जो स्टोरीज़ है वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक लोगों तक पहुँचेगी, तो लोगों को पता चला कि आखिर जादूगोड़ा में हो क्या रहा है। जब हम इन जनरल ट्राइबल कम्युनिटी की बात करते हैं तो आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि वो एक रिप्रेजेंटेशन मिसिंग है। अगर लोग हैं भी ट्राइबल, मान लीजिए ट्राइबल मेंबर्स हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में काम कर रहे हैं, क्या समस्या ये है कि अगर पावर ऑफ पोजीशन पे वो हैं भी तो जो नेसेसरी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है वो ले नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से रिप्रेजेंटेशन तो है लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए, जितना उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए, वो मिसिंग है? मिसिंग तो बिल्कुल है, क्योंकि सबसे पहले तो सवाल आप ही को करूंगा कि आपने नई दिशाएं में कितने आदिवासियों को निमंत्रण किया है। तो कहीं ना कहीं जो इतनी आबादी होने के कारण उनको जो स्पेस नहीं मिलता है, क्योंकि आज के वक्त पे लोग थोड़ा होने से भी मुझे जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा वो माइंडसेट रहता है कि एक तो है कि वो मंच में आए और लोग उससे इंस्पायर हो, लेकिन और बहुत ही अनगिनत नाम है जो हम नहीं जानते हैं, उसके बारे नहीं जानते हैं, फेमस नहीं है, तो लेकिन है, लोग हैं। और कहीं ना कहीं ये भी है कि मुझे लगता है कि अगर उनको वो कन्वर्सेशन में अगर उनको लाया जाए, उनको वो स्पेस दिया जाए, वो दोनों की जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप आदिवासियों को सिंपैथी मत दो, आप उनको एक्नॉलेज करो, और जब आप उनको एक्नॉलेज करना शुरू करते हो तो आप स्पेस देना ऑटोमेटिकली शुरू कर देंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आदिवासी संस्कृति में जो कि सीखने लायक। आज के वक्त पे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात हम लोग करते हैं तो लोग बात करते हैं कि आदिवासी जो है वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जीते हैं, तो वो जो बहुत सारी जो ज्ञान है, उनका जीवन शैली जो है वो अगर हम लोग सीख सके और अगर एक्नॉलेज कर सके, और उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्नॉलेज करने की चीज़ें हैं। ये यहाँ पे आशीष क्या एक इमेज प्रॉब्लम भी हो गई है लोगों के बीच में? क्योंकि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में जब हम आदिवासी की बात करते हैं तो एक काफ़ी वर्षों से एक इमेज बना हुआ है कि एजुकेशन की कमी है उन लोगों में, उन्हें ज़्यादा समझ नहीं है, मतलब आउटस्कर्ट्स में रहना वो प्रेफर करते हैं, तो शायद उन्हें खुद भी नहीं पता क्या वो किस चीज़ की उनकी ज़रूरत है। तो वो एक जो इमेज सालों से बन गया है वो कहीं ना कहीं उनके लिए वो भी एक चैलेंज हो गई है। बिल्कुल एक ये मुद्दा है कि थोड़ा जो स्टीरियोटाइप है कि हाँ वो अनपढ़ है, गंवार है, उनको कुछ नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं वो हमें ब्रेक करना पड़ेगा। मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ कि गाँव पे बहुत सारे लोग जानते हैं कि जॉन्डिस की इलाज और स्नेक बाइटिंग की जो इलाज है, वो इलाज जो है गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं लेकिन वो उनके पास ज्ञान रहता है। बहुत लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि जो स्नेक बाइटिंग है वो इलाज होता है इजीली। और दूसरी ये जॉन्डिस की जो इलाज है, अगर बोला जाता है हमारे गांव पे एक प्रोवर्ब है, जॉन्डिस अगर हुआ किसी को अस्पताल पे मत लेके जाओ, गांव के जो बुजुर्ग है जो अगर वो इलाज करते हैं उनके पास चले जाना। तो ये जो, और दूसरी अच्छी बात ये है कि वो कोई आपको पैसे डिमांड नहीं करते हैं, वो बस ये बोलेंगे कि आप खुशी से आपको जो भी देना है आप दे सकते हो। लोग 50 रुपए 100 रुपए जो भी खुशी से देते हैं, या तो उनका डिमांड रहता है कि मुझे मुर्गा थोड़ा सा पूजा करना होगा तो वो मुर्गा ला करके दे देते हैं, बस इतने ही है। तो हम वो जो उसके पास वो जो ज्ञान है वो कहाँ से आया, तो वो ज्ञान को हम कैसे डिनाई कर सकते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा कि एक PhD होल्डर, एक एकेडमिशियन या फिर एक बहुत बड़े डॉक्टर की जो स्थान होती है वो वैद्यों का भी वही स्थान है। आप उसको ऊपर नीचे मत करो, बराबर है, बस उनके पास डिग्री नहीं है, उनके पास वो ज्ञान है जो पूर्वजों ने उनको दिया है। बिल्कुल। अभी रिसेंटली आपने एक लिखा था कि जो झारखंड के आदिवासी हैं उन्हें अभी के वक्त में बिरसा मुंडा की ज़रूरत क्यों है, जिसमें आपने ये चर्चा की कि पोजीशन ऑफ पावर जो है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की कमी है इस कम्युनिटी की। अभी रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू जो हमारी पूर्व गवर्नर रही हैं उनको नॉमिनेट किया गया है प्रेसिडेंशियल पोजीशन के लिए। क्या आपको लगता है कि ये जो डिसीजन है कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंटेशन देने में मदद कर सकती है? बिल्कुल, उनका वो पद में होना ही बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन होगा आदिवासी समाज के लिए। और
कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था कि भारत पे आदिवासियों को वो स्थान दिया जाएगा। मैं दूसरे कन्वर्सेशन में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक तो है कि जो आदिवासी समाज जो है बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगा और उस पर वो एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आ जाएगा आदिवासियों में कि, और वो बड़ा सोचना शुरू कर सकते हैं अभी कि आप मेहनत करो और कहीं ना कहीं आप पॉलिटिकली उस मुकाम में पहुंच सकते हो। यही बहुत बड़ी बात है और एक इतिहास भी हो जाएगा हमारे लिए। आदिवासी लाइफ मैटर्स जो है उसमें जो ख़ास बात है कि जो युवा हैं, जो आदिवासी युवा हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी के टाइम पे जब अक्सर हम चर्चा में सुनते हैं कि जो हम आदिवासी लैंग्वेज है या जो उनकी कल्चर है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है या ख़त्म होती जा रही है, इसमें युवा जो है उनको अगर जोड़ना है, किस तरीके से आपको लगता है कि जो नौजवान है उनको ये मदद कर रहा है, ये जो प्लेटफॉर्म है उनको मदद कर रहा है? जैसे कल ही एक दोस्त से मेरा बात हो रहा था और वो फूड के ऊपर काम कर रहा है। फ्रांस का एक है जिसने 1 साल पहले झारखंड आया था और फूड के ऊपर उसने ये किया। वो बोल रहे थे कि आदिवासी जैसे सजना साग होता है, जंगल के कुछ रूट्स होते हैं और कुछ फल होते हैं, कुछ साग होते हैं जो जंगल से वो लेके आते हैं और घर पे बनाते हैं। आज के वक्त पे वो सब छोड़ करके आज आदिवासी समाज भी कहीं ना कहीं एक्सपोजर के कारण बर्गर खाना शुरू कर दिया है, फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया है और फाइनली बोलते हैं कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मेल न्यूट्रिशन का भी प्रॉब्लम, बहुत समस्याएं हैं। बिल्कुल, खासकर हमारे राज्य में भी माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी इशू है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो नहीं जानते हैं, खुद आदिवासी है बहुत लोग, लेकिन अपने संस्कृति के बारे, उनका रहन सहन के बारे वो नहीं जानते हैं कि हमारा मान्यता क्या है, हमारे समाज में ये अगर खा रहे हैं तो इसका क्या फ़ायदे हैं। दूसरी कारण ये है कि वो इसलिए भी नहीं जानते हैं कि किताबों में ये पढ़ने लिखने को मिलता नहीं है। ऐसे कहीं नहीं दिया हुआ है कि आदिवासी फूड को प्रमोट किया जा रहा है, आदिवासी कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, तो उनका जो आकर्षण है ज़्यादातर अर्बन एरिया तरफ हो जाता है। तो अर्बन तरफ अगर जा रहे हैं तो जो अच्छे अच्छी चीज़ें जो है वो भी छूट जा रहे हैं, तो उसको फिर से वापस लाने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं होगा तो फिर हम लोग बोलेंगे कि घर के आंगन में आपका सजना साग है लेकिन आप उसको खा नहीं रहे हो, जो ड्रमस्टिक है उसको आप नहीं खा रहे हो, लेकिन आप बर्गर खाने के पीछे पड़े हो, तो फिर तो दिक्कत होगी है। जो आपके पास है, आपके जंगल में जो है, आप उससे ही आप वही काफ़ी है। बिल्कुल, और एक ये सारी जानकारी भी है जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग आदिवासी जो फूड है उसको हम लोग प्रोमोट करते हैं, आदिवासी कल्चर को प्रोमोट कर रहे हैं और इसलिए भी प्रोमोट कर रहे हैं कि आदिवासी युवा भी जाने। हाँ, बिल्कुल। वो खुद अपनी भाषा, जैसे कि मैं हो भाषा बात करता हूँ, हो भाषा में मुझे इतना गर्व है, पहले गर्व नहीं था, लेकिन अभी गर्व इसलिए है कि मुझे मालूम चला कि जो हो भाषा है वो 4000 साल पुरानी भाषा है। अगर इंग्लिश से मैं कंपेयर करूँ तो इंग्लिश तो 15 साल पुरानी भाषा है। तो गर्व तो हो भाषा बोलने वालों को होना चाहिए या संथाल भाषा बोलने वालों को होना चाहिए। आप इंग्लिश बोल करके आपको गर्व होना ज़रूर चाहिए, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, लेकिन अपनी भाषा को भी कम मत समझो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे आपने कहा कि 2016 से शुरुआत किया है और जो स्टेट्स आपने टच किया है, अगर हम भविष्य की बात करें तो क्या कुछ आप भविष्य को लेके आपके प्लानिंग्स हैं? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर काम करने के आपके प्लान्स हैं? मुझे सबसे पहला तो जादूगोड़ा से हूँ, तो मेरा सपना रहा है ये कि वहाँ जो भी प्रभावित लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलना है मुझे। दूसरी बात ये है कि एक ग्रीन स्कूल मुझे शुरू करना है। मैं शुरू करूँ या बढ़ावा दूँ या एनकरेज करूँ किसी को, लेकिन एक ग्रीन स्कूल होना चाहिए। जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो आदिवासियों के मुताबिक होना चाहिए। जैसे हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश अंग्रेजी लैंग्वेज ज़रूर से होनी चाहिए, लेकिन वो सेकेंडरी। आप प्राथमिकता अपनी मातृभाषा को दो, जो आप घर पे बात करते हो। जैसे एक आदिवासी बच्चों को अगर आप पढ़ाओगे हिंदी में, अगर आप उसको पढ़ाओगे तो वो ग्रैब नहीं कर पाएगा। हिंदी में पढ़ाओगे तो वो ग्रैब नहीं कर पाएगा, लेकिन आप उनकी भाषा में अगर उसको सिखाओगे तो वो ज़्यादा स्पीड में सीखेगा। चाइना की तुलना में आप देखिए, जापानीज़ को देखिए, उनके बच्चों को वो अपनी भाषा में पढ़ाते हैं, ना कि
इंग्लिश में पढ़ाते हैं। इंग्लिश उनके लिए सेकेंडरी होता है बिल्कुल। कि ये भाषा भी सीख के रखो, काम में आएगी। तो किस तरह से होना चाहिए, ये मेरा सपना है। अभी दूसरी और एक बात है बिल्कुल कि सोशल एंटरप्रेन्योर, जो सोशल एंटरप्रेन्योर, उसको मैं एनकरेज करना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज में भी सोशल एंटरप्रेन्योर बने। अभी जैसा कि आपने कहा कि हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है कि हम आदिवासी समुदाय से सीखें, किस तरीके से नेचर को संजो कर वो रखते हैं, वो सब चीज़ें हैं जो उनके पास अपनी संप्रदाय जो है जिस तरीके से वो संजो कर रख रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। हमारे जो दर्शक हैं उन्हें आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में, जो 2-3 चीज़ें हैं जो बाकी लोगों को भी, आदिवासी समुदाय के अलावा जो जितनी कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो बाकी लोग हैं उन्हें सही इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम है, जिस वजह से कुछ जैसा आपने कहा स्टीरियोटाइप्स बनी हुई हैं, तो उनके लिए क्या संदेश होगा? 2 चीज़ है। मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ, हम लोग बहुत बार हम गैर आदिवासी हम लोग करते हैं, लेकिन मेरा खुद का जो अपना आदिवासी लाइव्स मैटर इनिशिएटिव है, इसमें 1 आदिवासी और 2 गैर आदिवासी मिलके हमने ये शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं किया जाता है पब्लिक, बहुत सारे आदिवासी और गैर आदिवासी नौजवान हैं जो स्वीकार नहीं करते हैं इसको, कि इसमें 2 वर्ग के लोग हैं। एक आदिवासी है, प्रॉपर एक आदिवासी को ही होना चाहिए, या तो प्रॉपर गैर आदिवासी को ही होना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि ये डिबेट में ना जा करके आप मिशन विजन पे, बिल्कुल, जो आपका लक्ष्य है, अगर अच्छा कॉज के लिए आप काम कर रहे हो तो आप मिल करके काम किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा चीज़ युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि समस्या बहुत सारी है, समस्याएं भरी हुई है, लेकिन लोग उसके बारे बात नहीं करते हैं। एक तो है कि हम लोग इतने चीज़ों से एक्सपोज हो गए हैं कि अपना लाइफस्टाइल पे ध्यान है, रोजगार पे ध्यान है, इसके कारण हम लोग वहाँ समय नहीं दे पाते हैं। आप उसको प्रोफेशन की नज़र से ना देखें, एक कर्तव्य, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के नज़र से देखें। आप बातचीत करें, अपने डिस्कशन में वो समस्याओं को लेके आए, एटलीस्ट बात करना शुरू करें। दूसरी बात ये है कि कुछ भी जैसे मूवमेंट होता है, जैसे जादूगोड़ा का मूवमेंट है या रांची में भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें ये होता है कि रिजल्ट जो है आपके हाथ में नहीं होता है। आप कोशिश कीजिए, प्रयासरत रहने की हमें बहुत ज़रूरत है। आशीष, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने अपने वेंचर के बारे में जो हमें बताया, जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बधाई आपको। हम चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी है वो और ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार सभी को।